शाम के समय बारिश से भरा आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ है। रिमझिम बारिश के बीच बीच में बिजली की चमक चारों ओर रोशनी बिखेर रही है। ऐसी रिमझिम बारिश के बीच कच्ची सड़क के किनारे खड़ा है कोमल फेरी वाला। सर पर पॉलिथीन की थैली लपेटे हुए वह अपना सामान बेच रहा है। कोमल फेरी वाला पिछले 10 सालों से इस गांव में चूड़ी माला की फेरी करता है और बेचता है। हर हफ्ते गुरुवार के दिन वह कुसुमपुर गांव में आता है। कोमल फेरी वाले को घेर कर गांव की कुछ लड़कियां और महिलाएं छाता सर पर रखे हंसी मजाक करते हुए चूड़ी माला और ना जाने क्या क्या खरीद रही हैं। अचानक किसी की मौजूदगी का आभास होते ही लड़कियां उदास चेहरा बनाकर जो जहां थी वहीं से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी और उनके साथी सिर पर छाता रखे गांव की पंचायत निपटाकर घर लौट रहे हैं। कोमल ने उन्हें आते देखकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार सरकार बाबू। कृष्ण वर्धन बाबू कुछ बोले नहीं, बस अपनी दोनों आंखें फड़फड़ के उसकी ओर देखे फिर चले। प्रधान चले जाने के बाद कोमल भी घर की तरफ चल पड़ा। तब तक चारों ओर का अंधेरा काफी गहरा हो गया था। आसमान से बीच बीच में बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। कोमल तेजी से कदम बढ़ा रहा था और कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके लौट जाए। कोमल फेरीवाला का घर शिमुलतल्ली गांव में है और इस गांव से लगभग 5-7 मील की दूरी होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद ही जोर जोर से बारिश होने लगी। कोमल ठिठुरता हुआ थोड़ी दूर पर स्थित हरन चाचा की चाय की दुकान पर चला गया। हरन चाचा और कोमल का बहुत अच्छा रिश्ता है। जब भी कोमल इस गांव आता है वो हरन चाचा का बनाया हुआ चाय पिए बिना घर वापस नहीं जाता। कोमल को ऐसी सांझ के समय आधा भीगे हुए हालत में देखकर हरन चाचा बोले, क्या हुआ कोमल, आज इतनी देर तक फेरी कर रहे हो? देखो तो आकाश की हालत ठीक नहीं। चाचा, आप लोगों की तो साल भर की बिक्री होती है, लेकिन हमारी तो वैसी नहीं होती। रथ यात्रा के उत्सव के लिए कुछ दिनों के लिए थोड़ी अच्छी बिक्री हो रही है। हरन चाचा चूल्हे से उठती हुई भाप वाली गर्म चाय लेकर कोमल की ओर बढ़ा देते हैं। कोमल ने जैसे ही चाय की एक चुस्की ली, ऐसा लगा मानो उसका सर ठंडा हो गया। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश के पानी से गांव के सारे खेत खलिहान भरे हुए थे। रात लगभग 8 बज रहे थे। लगातार 1 घंटे बारिश होने के बाद अब थोड़ी देर के लिए वो रुक गई थी। कोमल ने एक पल भी समय गवाए बिना सड़क की ओर कदम बढ़ाए। कोमल जैसे ही सड़क पर कदम रखता है, पीछे से हरन चाचा की आवाज आई, कोमल, अरे बहुत रात हो गई है। सामने बड़ी बांस की झाड़ी पार करते समय शमशान घाट है, तुम थोड़ा सावधानी से जाना। सुना है लोग वहां अजीब बातें देखते हैं। एक बात कहूं, अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो ऐसा हो कि तुम जवाब ना देना। चाचा, तुम चिंता मत करो, मैं सावधानी से ही जाऊंगा। वैसे भी इससे पहले कई बार इसी रास्ते से घर वापस गया हूं, कहीं कुछ नजर नहीं आया। बात खत्म करते ही कोमल फिर से चल पड़ा। घने अंधकार में एक छोटी सी मंद टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश रुकने के बाद भी आसमान में अभी भी घने बादलों का खेल जारी था। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी में अंधेरे में छिपा रास्ता चमक उठता था। सड़क के दोनों तरफ लगे बड़े बड़े पेड़ अंधकार में एक एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह लग रहे थे। बड़ी सड़क के मोड़ को पार करते ही शुरू होता है बांस के जंगल का रास्ता। लगभग 1 मील लंबा रास्ता जो पूरी तरह बांस के जंगल से ढका हुआ है।
बांस के जंगल के पीछे अंधेरा और भी घना हो गया और कोमल के भीतर अचानक एक अनजान सी भय की भावना उतर आई। कई बार वो इस रास्ते से गुजरा है, लेकिन आज क्यों पता नहीं हर चीज में एक अलग सा एहसास हो रहा था। बारिश के बाद मेढक जोर जोर से लगातार घोर घोर की आवाज कर रहे थे, जैसे वो बारिश को फिर से आमंत्रित कर रहे हों। बांस के जंगल के अंदर से कुछ खुशनुमा आवाजें कोई देर से उसके कानों में आ रही थी। वो आगे बढ़ गया, लेकिन अब क्यों पता नहीं उसका पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। पास के बांस के जंगल की छाया से कुछ हिल उठा, जैसे कोई अनजान खतरे का संकेत मिल रहा हो। कोमल ने गहरी सांस ली और अपना दम बांधा। इसके बाद हिम्मत जुटाकर उसने कहा, कौन है? कोमल की बात का कोई जवाब नहीं आया। किसी झाड़ी के पीछे से किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। आगे या पीछे किसी दिशा में बढ़ने का साहस जैसे खो चुका था। वह अचानक बांस के जंगल के अंदर लोमड़ियां हू हू करती हुई आवाज करने लगी। लोमड़ी की खुरदुरी चीखों में किसी की मृत्यु का विलाप भी मिला हुआ था, जैसे कोई दुर्घटना होने वाली हो। अगर यहां खत्म होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन नहीं। कोमल को पत्थर बना दिया और अब उसके कंधे पर एक ठंडे हाथ आकर टिक गए, जैसे कि वो हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं था, क्योंकि किसी जीवित इंसान का हाथ इतना ठंडा नहीं हो सकता। कोमल कुछ समझ पाता उससे पहले ही डर के मारे उसकी आवाज में चीख निकल गई। बचाओ, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कोमल की चीख सुनकर पीछे से सांत्वना देने वाली एक ठंडी आवाज गूंज उठी। अरे दादा, डरिए मत, मैं रजत हूं, सामने वाले गांव से। मेरा घर वहीं है। क्षण भर में कोमल की आंखें और चेहरे लाल हो गए, जैसे गुस्से से। वैसे तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। अपने नाम की तरह उसका दिल भी बहुत कोमल था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा गरज बनकर फूट पड़ा। लड़के, पागल हो गया है क्या? हाँ? दुबला पतला चेहरा, एक टुकड़ा जर्जर अंडरवियर और धोती पहने हुए उस लड़के के चेहरे पर असहायपन का भाव था, जैसे उसे बहुत मदद की जरूरत हो। कोमल के ऐसे कठोर व्यवहार के बावजूद भी उस लड़के का चेहरा शांत था और चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की छाप। वो बोला, माफ कर दे दादा बाबू, असल में मैं आपको बहुत देर से बुलाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। असल में मेरा छोटा भाई आज दोपहर मर गया है। उसके अंत्येष्टि के लिए कोई भी सामान नहीं आया। कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरे भाई के अंतिम संस्कार में? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं अभी इस रात में तुम्हारे भाई का दाह संस्कार करूंगा। हाँ बताओ, इस गांव में इतने लोग रहते हैं, फिर भी मुझसे मदद क्यों मांग रहा है? कृपया दादा, अब अगर मैं अपने भाई का दाह संस्कार नहीं कर पाया तो पूरी रात उसकी लाश के साथ मुझे बैठना पड़ेगा। थोड़ी मदद करो। अगर तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम इस तरह उसकी लाश को लेकर बैठ सकते थे? कोमल जैसे अब हिलने डुलने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लड़के की बातों ने उसके मन के कोने में दया जगा दी, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसे आपदाजनक रात में जाना ठीक होगा या नहीं, इसलिए वो पीछे हट रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह उस लड़के की मदद करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर सकते बापू, मुझे जल्दी घर लौटना है। नहीं, ज्यादा देर नहीं होगी,
चलिए दादा। दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। लड़का आगे आगे चल रहा था और कोमल लड़के का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। घने अंधकार के बीच दोनों चल रहे थे। गांव की ऊंच नीच की कीचड़ भरी सड़कों पर अचानक कोमल ने ध्यान दिया कि इतने समय तक जो मेढक और लोमड़ी कर्कश आवाज में बुला रहे थे वे अचानक चुप हो गए हैं, जैसे किसी चीज के डर से वे एक शब्द बोलना भूल गए हों। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। चलते चलते अब लड़का बांस के झाड़ियों की ओर जाने लगा। उस बांस के झाड़ियों की ओर जाते देखकर कोमल का कदम ठहर गया और डर के मारे चिल्लाया, अरे क्या बात है, तुम इस जंगल के बीच कहां जा रहे हो? गरीब लोगों का घर है दादा, जंगल के बीच ही होता है, और थोड़ा आगे चलना होगा दादा बाबू। दोनों फिर चलने लगे। बड़े बड़े बांस के झाड़ियों के बीच गहरे अंधकार वाली सड़क पर कोमल के मन में कुछ ऐसा था जो अजीब सा खटक रहा था, जैसे कोई अप्रिय घटना घटने वाली हो। उसका मन बार बार उसे चेतावनी दे रहा था, लेकिन जिसे उसने मदद करने का वादा किया था उसे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता था। ऐसी ही दुविधा के साथ वह आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में अचानक जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर लड़का गिर पड़ा। अरे क्या हुआ, गिर पड़े क्या? क्या यही तुम्हारा घर है? लेकिन देखो आसपास तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो एक ही जगह स्थिर खड़ा रहा। कोमल अब जुझला गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो लड़के के सामने पहुंचा, कोमल अचानक चौंक गया। क्षण में ही उसका डर उसके सीने को सुन सुन करने लगा। सामने एक लाश पड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी रजत की थी जिसका पीछा करते हुए कमल अब तक इस रास्ते पर आया था। हाथ पांव मरोड़े हुए, बड़ी बड़ी आंखों से कोमल की ओर वो घूर रहा है। जीभ बाहर निकली हुई है, मानो ये कोई सामान्य मौत नहीं। अब कोमल खुद को संभाल न सका। डर के मारे उसके हाथ पैर की ताकत जवाब दे गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़का अभी भी खामोशी से खड़ा है। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम मेरा सौदा कर दो। कोमल ऐसी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने कुछ सोचे बिना जमीन से उठकर जोर से दौड़ना शुरू किया। घने जंगल और अंधकार के बीच वो किस तरफ दौड़ा खुद उसे पता नहीं। घने जंगल को पार कर अचानक सड़क के बीच आकर कोमल खुद को और संभाल नहीं पाया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सड़क के कीचड़ में उसका शरीर पड़ा रहा। हाथ में पकड़ी टॉर्च दूर कहीं छूट गई थी। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा है। कल रात के प्राकृतिक आपदा के बाद आज सुबह सूरज की रोशनी से चारों ओर उजियाला हो गया है। गांव के लोग अपने अपने कामकाज में व्यस्त हैं। हरन चाचा बरामदे पर खड़े होकर खोए खोए कुछ सोच रहे थे। अचानक घर के अंदर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ क्यों हूं? कोमल बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके चेहरे और आंख पर डर के निशान साफ झलक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। मन के अंदर सैकड़ों सवाल जमा है। ऐसे में हरन चाचा घर के अंदर गए। क्या कोमल, अब शरीर कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है, लेकिन चाचा मतलब मैं यहाँ कैसे? अरे रोज रात को दुकान बंद करके एक बार फिर मैं उस बांस के जंगल की तरफ जाता हूँ। रोज की तरह कल भी गया था। अचानक देखा कि तुम सड़क के किनारे कीचड़ में पड़े हो। इसके बाद हारू को बुलाकर बहुत मेहनत करके तुम्हें वहां से बाहर निकाला। अब बताओ कल क्या हुआ था? चाचा, उस भूत की बात तुम्हें क्या से बताऊं, समझ नहीं पा रहा हूं। कल रात में जब कोमल ने उसके साथ हुई सारी घटना हरन चाचा को बताई। इतनी भयानक बातें सुनने के बाद भी हरन चाचा के चेहरे पर एक भी डर या उदासी की झलक नहीं थी।
लेकिन वे कुछ गहराई से सोचने लगे, जैसे वो मनी मन किसी पुरानी स्मृति को याद कर रहे हैं। हरन चाचा को चुपचाप देखकर कोमल ने चुप्पी तोड़ी और जिज्ञासा से पूछा, क्या हुआ चाचा, आप कुछ कह नहीं रहे? क्या आप उस भूत के बारे में कुछ जानते हैं? कोमल, वो लड़का कोई भूत नहीं, वो मेरा बेटा रजत है। हरन चाचा की बात सुनकर कोमल के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो चाचा? आपका बेटा तो शहर में पढ़ाई करने गया था, फिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पढ़ाई करने के लिए वो शहर गया था। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। उस दिन तुम्हारी चाची का शरीर बहुत खराब हो गया था। कहा जा सकता है कि वो एकदम मृत्यु के कगार पर थी। रजत के पिता, रजत को एक बार खबर भेजो, मैं उसे एक बार आखिर। ऐसी बातें मत करो गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी तुम्हारा शरीर कई बार खराब हुआ है, लेकिन अंत में तुम ठीक हो गई थी। एक बार देखना चाहती हूँ, मुझे मौत का बुलावा आ गया। रजत के पिता। तुम्हारी चाची की बात सुनकर खुद को संभाल नहीं पाया। शाम तक रजत को फोन पर आने को कहा। लड़का मेरे फोन पर ही अपनी माँ के लिए रोना शुरू कर दिया। अरे, कई बार समझाया, कहा था कि रात के अंदर आ जाना। उस बात ने मेरी जिंदगी में एक अभिशाप की तरह दस्तक दी। अभिशाप सच में आ गया। शाम के समय तुम्हारी चाची की हालत और भी खराब होने लगी। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे अब वो नहीं बच पाएंगी। उस समय रात के लगभग 9 बजे तुम्हारी चाची ने आखिरी सांस ली। मेरी जीवन संगिनी ने मेरा हाथ छोड़कर स्वर्गलोक में प्रवेश किया। रात में कई बार रजत की कॉल लगाई, लेकिन उसका फोन बंद था। उसी रात अकेले लाश के पास बैठा रहा, जैसे कोई बदकिस्मत इंसान। रात बीत गई, सुबह भी बीत गई। तुम्हारे काकुमार का दाह संस्कार पूरा हो गया, लेकिन रजत वापस नहीं आया। कॉलेज में भी तलाश किया, लेकिन कोई उसके बारे में कोई खबर नहीं दे पाया। इसके ठीक 3 दिन बाद एक रात मैं दुकान बंद करके लौट रहा था। बाबा, ओ बाबा। रजत की आवाज सुनकर मेरा दिल ठंडा हो गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं जो देख पाया उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। तेरी ऐसी हालत क्यों है? इतने दिन तू कहाँ था? जानता है बाबा, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं अकेला हो गया बाबा, अकेला हो गया। बाबा, सिर्फ माँ नहीं, मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया हूं बाबा। क्या बकवास कर रहे हो तू बेटा? चल पहले तुझे अस्पताल ले चलते हैं। किसने तेरा हाल किया बेटा? क्या हुआ तुझे? बाबा, डॉक्टर भी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे बाबा। अब मैं जीवित नहीं हूं। उस दिन तुम्हारा फोन पाकर मैं तुरहुरो करते हुए घर लौट रहा था। ट्रेन से उतरकर जंगल के रास्ते पैदल आ रहा था। रात हो रही थी, इसलिए कोई गाड़ी नहीं मिली। जंगल के बीच से 2 लोग काले कपड़े, चेहरे ढके मुझे अनाड़ी के तरीके से मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत चिल्लाया, कहा तुम लोग क्या चाहते हो? बस मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मुझे बहुत दर्द हुआ। वे लोग मुझे क्यों मार रहे थे मैं नहीं जानता। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया पापा। मेरा शरीर भी ठीक हालत में नहीं है। लोमड़ी और कुत्तों ने इसे टुकड़े टुकड़े करके खा लिया है। ये बातें मेरे बेटे ने बहुत दर्द के साथ कही। उसके बाद वो कहीं कहीं गुम हो गया। अगले दिन मैं जंगल के अंदर उसके फटे हुए कपड़े खोज पाया। उसके बाद अभी तक मेरे बेटे की आत्मा उसी बांस के जंगल में घूमती रहती है, अपने हत्यारे को खोजती रहती है। मुझे नहीं पता उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस डराता है ताकि रात में कोई उस रास्ते से ना जाए। अब तक कोमल का डर दूर हो चुका था और अंदर की उदासी की एक परत जम चुकी थी। हारन चाचा को दिलासा देने के बाद
कोमल अपने घर की ओर चल पड़ा। इस घटना के बाद कोमल को एहसास हुआ कि रात में सभी गलियां, चाहे जानी पहचानी हो या अनजान, खतरनाक हो जाती हैं।